रात का समय है। बाहर ठंडी हवा चल रही है और आप इस वक्त इस कहानी को सुन रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये वो किस्सा है जो सच में हुआ था और जिसे सुनकर कई लोग महीनों तक सो नहीं पाए। तो अगर आप अकेले हैं, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लीजिए, बत्ती धीमी कर दीजिए और चारों तरफ एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनते सुनते आपको भी लगेगा कि कोई आपकी गर्दन के पीछे धीरे धीरे सांस ले रहा है। अब अगर हिम्मत है तो चलिए चलते हैं उस रास्ते पर जहां गाड़ी अचानक बंद हो जाती है और सामने दिखाई देती है एक पुरानी टूटी फूटी हवेली। 1998 की सर्दियों की बात है। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाएं चेहरे को चीरती हुई चल रही थीं। दिल्ली के पास एक कस्बा है, नाम है राजनगर। यहीं पर रहता था शर्मा परिवार। शर्मा परिवार में 4 लोग थे। रमेश शर्मा परिवार के मुखिया, उम्र करीब 45 साल, पेशे से सरकारी कर्मचारी, स्वभाव से शांत लेकिन जिम्मेदारी के मामले में बेहद सख्त। सीमा शर्मा घर की गृहिणी, उम्र 40 साल के आसपास, खाना बनाने में निपुण और रिश्तेदारों में बेहद लोकप्रिय। अंजलि उनकी 18 साल की बेटी जो 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, किताबों और कहानियों की शौकीन और थोड़ी सी जिज्ञासु स्वभाव वाली। रोहित 14 साल का बेटा जिसे क्रिकेट और पतंगबाजी का बेहद शौक था। उस दिन शर्मा परिवार के घर में सुबह से ही हलचल थी। वजह थी गांव में होने वाली एक शादी। गांव उनका पुश्तैनी था, लेकिन शहर में नौकरी और पढ़ाई के कारण परिवार साल में 1-2 बार ही वहां जाता था। सुबह सीमा जी ने रसोई में पराठे, अचार और चाय तैयार की। रमेश जी ने गाड़ी की जांच की, टायर, इंजन, फ्यूल सब देखा। अंजलि ने अपना छोटा कैमरा बैग में रखा ताकि रास्ते की तस्वीरें ले सके। रोहित ने बैग में क्रिकेट की गेंद डाल दी, क्योंकि गांव में दोस्तों के साथ खेलने का उसका प्लान था। शाम तक शहर से गांव निकलने का तय हुआ। रमेश जी का कहना था, रात में ठंड तो होगी लेकिन ट्रैफिक कम रहेगा। शाम 7 बजे के करीब वे लोग निकले। दिल्ली की हलचल पीछे छूटने लगी और चारों तरफ अंधेरा और ठंड का असर बढ़ने लगा। गाड़ी की हेडलाइट्स खेतों और पेड़ों की लंबी लंबी परछाइयां बना रही थीं। सीमा जी ने गाड़ी में अपने पुराने गीतों का कैसेट लगा दिया। लता मंगेशकर की मीठी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। करीब 1.5 घंटे के सफर के बाद सड़क कच्ची होने लगी। इधर उधर टिमटिमाती हुई कुछ दूर के गांवों की लाइट्स दिख रही थीं। अंजलि ने कैमरे से तस्वीरें खींची, लेकिन फ्लैश में जो धुंध और पेड़ दिखाई दे रहे थे वह थोड़े डरावने भी लग रहे थे। रोहित खिड़की से बाहर देख रहा था और कह रहा था, पापा, यहाँ तो बिल्कुल फिल्म वाला माहौल है। धुंध, ठंड और ये पेड़ पे। रमेश हंसकर बोले, फिल्म का तो पता नहीं बेटा, लेकिन गांव पहुंचने में अब बस आधा घंटा है। शाम का समय अब पूरी तरह से रात में बदल चुका था। गाड़ी सुनसान सड़क पर लगातार आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ खेत और बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़। ठंडी हवा शीशे के पार से भी महसूस हो रही थी और गाड़ी के अंदर हल्की सी धुंध आने लगी थी। सीमा जी ने स्टोल को कंधों पर कसकर लपेटा और कहा, रमेश, जरा हीटर चला दो, बच्चों को ठंड लग रही होगी। रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गांव बस 20 से 25 मिनट में आ जाएगा, तब तक सह लो। अंजलि कैमरा लेकर बाहर की तस्वीरें खींच रही थी और रोहित कभी खिड़की से बाहर देखता,
कभी अपने बैग में रखी गेंद को उछालकर पकड़ता। रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि गाड़ी के इंजन और टायरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन अचानक जैसे ही उन्होंने सड़क के एक मोड़ को पार किया, इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और फिर ठक 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 की ध्वनि के बाद गाड़ी हिचकियां लेने लगी। रमेश ने तुरंत क्लच दबाया, लेकिन गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। उन्होंने चाबी घुमाई पर इंजन चालू नहीं हुआ। सीमा ने चिंता से पूछा, क्या हुआ? पेट्रोल तो है न? रमेश ने बोनेट खोलकर टॉर्च की रोशनी डाली। इंजन में कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही थी, लेकिन किसी कारण से वह चालू नहीं हो रहा था। ठंड और धुंध का असर बढ़ता जा रहा था। अचानक अंजलि ने देखा, सड़क के बाईं तरफ लगभग 100 मीटर दूर एक पुरानी सी इमारत है, जिसकी खिड़कियों में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही है। पापा उधर देखो, लगता है कोई बड़ा घर है, शायद मदद मिल जाए, अंजलि ने इशारा करते हुए कहा। रमेश ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ गाड़ी छोड़ देते हैं, लॉक कर देते हैं। वे चारों सड़क किनारे से होते हुए उस इमारत की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे पास पहुंचे, मालूम हुआ कि यह एक पुरानी हवेली है, ऊंची दीवारों वाली, ऊपर के हिस्से में काई जमी हुई और मुख्य गेट के पास जंग खाया हुआ लोहे का ताला लटका हुआ। लेकिन गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। गेट के पास पहुंचते ही हल्की हवा चली और वह अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का आंगन धुंध में ढका हुआ था, बीच में एक सूखा कुआं और चारों तरफ टूटी हुई छतों और खिड़कियों वाली इमारत के हिस्से। सीमा ने हल्की घबराहट के साथ कहा, पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। रमेश ने हिम्मत बंधाते हुए कहा, चलो अंदर देखते हैं, कम से कम बच्चों को ठंड से बचा सकेंगे। वे धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे और उसे खटखटाया। अंदर से चरमराहट की आवाज आई और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, उम्र लगभग 70 से 75 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, माथे पर लाल बिंदी और आंखों में हल्की लालिमा। उसने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बाहर ठंड है, अंदर आओ। बुजुर्ग औरत ने दरवाजा खोला और चारों को अंदर बुलाया। अंदर का वातावरण अजीब था। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स, छत से लटकता भारी भरकम पीतल का झूमर और कोनों में धुंधली लालटेनें टिमटिमा रही थीं। रमेश ने अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि यहाँ का तापमान बाहर से और ठंडा है, जैसे कोई ठंडी लहर लगातार शरीर से टकरा रही हो। सीमा ने बच्चों को पास खींच लिया। अंजलि इधर उधर देख रही थी, लेकिन उसकी नजर बार बार उन पेंटिंग्स पर जा रही थी। हर पेंटिंग में एक सा चेहरा, लेकिन अलग अलग उम्र का, जैसे किसी एक ही इंसान की जिंदगी के अलग अलग पल। बुजुर्ग औरत बोली, तुम लोग यहाँ नए हो? रास्ता भटक गए क्या? रमेश ने जवाब दिया, जी, हमारी गाड़ी कुछ दूरी पर बंद हो गई है, हमें लगा यहाँ से मदद मिल जाएगी। वो औरत हल्के से मुस्कुराई, मदद तो मिलेगी बेटा, लेकिन पहले कुछ खा पी लो, ठंड में भूख और बढ़ जाती है। वो उन्हें हवेली के एक बड़े कमरे में ले गई। कमरे में लंबी सी मेज लगी थी, जिस पर पुराने स्टाइल के बर्तन सजे हुए थे, चांदी के गिलास, पीतल की थालियां और एक तरफ पानी से भरा हुआ घड़ा। दीवार पर घड़ी टिकी थी, लेकिन उसकी सुइयां हिल नहीं रही थीं, जैसे समय यहीं ठहर गया हो। रोहित ने धीमे से पापा के कान में कहा, पापा, ये घर थोड़ा डरावना है। रमेश ने उसे आश्वस्त किया, डरने की जरूरत नहीं, ये दादी जी हमें मदद करेंगी। इतने में वह औरत गरम दूध और रोटियां लेकर आई। लेकिन जैसे ही दूध का गिलास सीमा के हाथ में आया, उसने महसूस किया कि दूध गुनगुना नहीं, बल्कि बिल्कुल ठंडा था।
जैसे कई घंटे पहले रखा गया हो। सीमा ने कुछ कहने ही वाली थी कि बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटा, यहाँ का खाना ठंडा ही अच्छा लगता है। हमारे मेहमान हमेशा यही खाते हैं। उसके हमारे शब्द पर अंजलि ने ध्यान दिया और पूछा, यहाँ और कौन रहता है? औरत की मुस्कान जरा और चौड़ी हो गई। अरे, सब हैं। हवेली कभी खाली नहीं होती। अचानक कमरे के कोने में रखी एक टूटी हुई कुर्सी अपने आप हिलने लगी। सीमा ने घबराकर रमेश का हाथ पकड़ लिया, लेकिन रमेश ने बच्चों को शांत रखा। बुजुर्ग औरत ने बिना देखे कहा, अरे, ये तो मोहन है, खेल रहा होगा। मत घबराओ बेटा। रोहित ने चारों तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी लगातार हिल रही थी। रमेश ने धीरे से पूछा, दादी जी, यहां भूत प्रेत रहते हैं क्या? औरत ने जरा भी झिझक के बिना जवाब दिया, हाँ बेटा, यह हवेली हमारे पुरखों की है। सब यहीं हैं, कोई गया नहीं। तुम भी आज रात यहीं रह जाओ, सुबह अपने आप गाड़ी चल पड़ेगी। रात के 8 बज चुके थे। हवेली में बाहर की हवा तेज हो चुकी थी और खिड़कियों के शीशे टक-टक की आवाज कर रहे थे। बुजुर्ग औरत ने परिवार को हवेली के एक बड़े कमरे में ठहराया, जिसमें चारों तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारियां, भारी पलंग और एक लालटेन थी जो हल्की हल्की पीली रोशनी फैला रही थी। पहली मुलाकात मोहन। रात के लगभग 8:30 बजे अंजलि को कमरे के कोने से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। वो उठकर वहां गई तो देखा कि एक पुरानी खिलौना गाड़ी अपने आप आगे पीछे चल रही थी। अचानक उसके सामने एक छोटे कद का लड़का दिखाई दिया, सिर पर टोपी, पुराने जमाने का कुर्ता और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने धीरे से कहा, दीदी, खेलोगी? अंजलि डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन वो लड़का हवा में गायब हो गया। बस खिलौना गाड़ी जमीन पर गिर गई। सीमा ने यह सब देखा और समझ गई, यही मोहन था जिसके बारे में बुजुर्ग औरत ने कहा था। दूसरी मुलाकात लाल साड़ी वाली औरत। रात के करीब 9 बजे सीमा पानी लेने के लिए कमरे से बाहर निकली। हवेली का लंबा गलियारा खाली था, लेकिन बीच में एक लाल साड़ी पहनी औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना पुतली के। वो औरत बिना आवाज किए सीमा के पास आई और बोली, मेहमानों का स्वागत है। डरना मत, हम सब यहाँ रहते हैं। सीमा कांपते हुए कमरे में वापस चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। तीसरी मुलाकात हवेली का मालिक। रात के 10 बजे रमेश को महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो एक लंबा सफेद दाढ़ी वाला आदमी वहां खड़ा था। उसने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। यह हवेली तुम्हें बचाने के लिए ही है, बाहर का जंगल सुरक्षित नहीं। रमेश ने पूछा, लेकिन आप तो? वो आदमी मुस्कुराया, हाँ, मैं मर चुका हूं, पर मेरी हवेली में आने वाला कोई भी मेहमान सुरक्षित रहता है। इसके बाद वो धीरे धीरे धुंध में बदल गया और गायब हो गया। चौथी मुलाकात अदृश्य मेहमान। करीब 11 बजे सब एक साथ बैठे थे, तभी दरवाजा अपने आप खुला और किसी के कदमों की आवाज आई। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हवा ठंडी होती जा रही थी। अचानक अलमारी का दरवाजा खुला और उसमें रखे पुराने कपड़े अपने आप बाहर गिर गए, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। रोहित डर से मां से लिपट गया। बुजुर्ग औरत कमरे में आई और बोली, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें भी तुम्हारा साथ अच्छा लग रहा है। आधी रात का अनुभव। 12 बजे पूरे कमरे की रोशनी एक पल में बुझ गई। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक में परिवार को 4-5 परछाइयां दिखाई दे रही थीं। हर परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और उनके कानों में फुसफुसा रही थी, डर मत, यहाँ कोई नुकसान नहीं करेगा।
परिवार पूरी रात इन्हीं आत्माओं के बीच रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह के लगभग 4 बजे थे। हवेली के बाहर तूफान थम चुका था, लेकिन आसमान अब भी काले बादलों से ढका था। रमेश ने तय किया कि अब कुछ करना होगा, वरना सुबह तक भी शायद जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अचानक हवेली के बाहर से शंख और घंटियों की आवाज आने लगी। सीमा ने खिड़की से झांक कर देखा, एक बुजुर्ग तांत्रिक सिर पर पीली पगड़ी, हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष की माला पहने हुए हवेली की तरफ आ रहा था। उसके पीछे 2 शिष्य थे जो लाल कपड़े में कुछ थालियां लेकर चल रहे थे। तांत्रिक की पहली बात। तांत्रिक ने हवेली के दरवाजे पर आते ही ऊंची आवाज में कहा, इस हवेली के रक्षक आत्मा, मैं तुम्हारे मेहमानों की रक्षा करने आया हूं। दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे हवेली ने खुद उसका स्वागत किया हो। तांत्रिक अंदर आया और परिवार के पास जाकर बोला, डरो मत, ये आत्माएं बुरी नहीं हैं, लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इन्हें भी चैन से नहीं रहने देती। तांत्रिक ने कमरे के बीच में एक चांदी का कटोरा रखा, उसमें गंगाजल और कपूर डाला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे कमरे का तापमान ठंडा होने लगा और धुंध में 4 आकृतियां बनने लगी। मोहन बच्चा, लाल साड़ी वाली औरत, हवेली का मालिक और एक बुजुर्ग आदमी। तांत्रिक ने उनसे सीधे पूछा, तुम इन लोगों के पास क्यों आए? हवेली का मालिक बोला, हम इन्हें बचा रहे थे। जंगल में वो काला साया है जो बाहर निकलते ही इनकी जान ले लेता। तांत्रिक ने दरवाजा खोला और हवेली के आंगन की तरफ देखा। एक लंबी काली परछाई दरवाजे से कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसके चारों ओर धुआं घूम रहा था। तांत्रिक ऊंची आवाज में बोला, तू यहां नहीं आ सकता। यह जगह इन आत्माओं और मेरे मंत्रों से सुरक्षित है। काला साया गुर्राया, लेकिन आगे नहीं आया। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और शिष्य ने आंगन में गंगाजल छिड़क दिया। धीरे धीरे वो साया पीछे हटता गया और जंगल में गायब हो गया। सुबह होने तक तांत्रिक ने हवेली के चारों कोनों में सुरक्षा चिन्ह बना दिए। उसने परिवार से कहा, अब तुम यहां से निकल सकते हो। यह हवेली तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन याद रखना, इस रास्ते से कभी वापस मत आना। परिवार ने हवेली की आत्माओं को धन्यवाद दिया। मोहन मुस्कुराते हुए बोला, अलविदा दीदी। लाल साड़ी वाली औरत ने सिर्फ सिर झुकाया और सब धुंध में खो गए। तांत्रिक उन्हें जंगल के सुरक्षित रास्ते से बाहर ले गया, जहां उनकी कार फिर से अपने आप चालू हो गई। रमेश ने पीछे मुड़कर आखिरी बार हवेली को देखा। वो अब बस धुंध में घिरी एक परछाई बन चुकी थी। परिवार घर लौट आया और उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस रास्ते की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। तुमने ये कहानी सुन तो ली, लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, हर जगह। तुम जहां भी जाओगे मुझे महसूस करोगे। और अगली कहानी तुम्हें सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि तुमने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगली बार मैं तुम्हें खुद सुनाने आ जाऊंगा।